जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भाग 2 के अंतर्गत क्रमशः क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके बाद गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता की यथार्थता पूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, हम करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का एक नारा जनमानस के सामने रखा। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यह रहा कि इसमें भारत की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन की तात्कालिक मांग बना दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लाठी चार्ज किया गया तथा हजारों की संख्या में गिरफ्तारी की। दमन चक्र जैसे जैसे बढ़ता गया, उपद्रव बढ़ते गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, मंडला, बैतूल तथा देसी रियासतों में भी अनेक स्थानों पर आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं। सरकारी दमन के चलते हजारों लोग मारे गए। आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश रेलवे स्टेशनों को जलाकर, पटरियों को उखाड़कर, तार के खंभे गिराकर, सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त कर व्यक्त किया। क्रांतिकारी तत्वों ने अपने तरीके से शासन तंत्र का विरोध किया। देखिए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग को लंबे समय तक उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन के कारण ही विश्व जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत हुआ। इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न ही प्रमुख बना। इसके बाद बच्चों, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ क्रांतिकारियों का इतना योगदान रहा कि उनको हम भूल नहीं सकते। तो आगे चलें, हम क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज व स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त कराना चाहते थे। यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र में हुआ, परंतु बंगाल में वह अपने प्रबलतम रूप में प्रकट हुआ। बंग भंग ने बंगाल के क्रांतिकारियों को संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1908 में क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाकर उस पर बम फेंका। इस बम विस्फोट में 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई। इस संबंध में अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस नामक क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी। बंगाल के क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल ने मद्रास के युवकों को राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। 1908 से 1918 के बीच लगभग 200 क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए या जेल में डाल दिए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियां केवल भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी जारी थी। लंदन, पेरिस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, जापान आदि में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना अभियान चलाया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में नए सिरे से उत्तेजना की लहर उठी। अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। अहिंसात्मक आंदोलनों से निराश होकर
क्रांतिकारी पुनः संगठित होने लगे। क्रांतिकारियों को अपना अभियान चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजों ने 40 लोगों पर खजाने की लूट का मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार किया। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौटी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां की विशेष भूमिका रही, इसलिए बाद में उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने किया। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। जब 9 अप्रैल 1929 को इस बिल पर असेंबली में चर्चा चल रही थी, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, अपितु वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 1928 में लाहौर में साइमन वापस जाओ आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। पुलिस से हुई झड़प के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई, जिससे क्रांतिकारी भड़क गए और पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उत्तर भारत में क्रांति की बागडोर चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और भगवती चरण के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने के लिए वाइसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई। बम का विस्फोट हुआ, किंतु वाइसराय बाल बाल बच गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई, किंतु दुर्भाग्य से अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने अंतिम क्षण तक अंग्रेजी सिपाहियों से लोहा लिया, किंतु जब उन्हें लगा कि वे बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय वीरांगनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जिसमें सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती आदि महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रांतिकारियों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, इसलिए भारतीय जनमानस में उनके लिए एक विशेष सम्मान था। क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान युवाओं में प्रेरणा का काम कर रहा था। क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाए जाने से पूरे देश में उत्तेजना फैल जाती थी। क्रांतिकारियों के रक्त से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत होती थी। इससे जन जागरण का वातावरण बना। भारत की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज और भारतीय नौसेना के विद्रोह का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सम्मान से नेताजी कहते हैं, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के संपर्क में आए। जब चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई तो वे उसमें सम्मिलित हो गए। वे 1937 और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। 1939 में जब वे दूसरी बार अध्यक्ष बने तब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया और अंततः उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आज़ाद कराने की दृष्टि से सन 1941 को सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और पेशावर, मास्को, बर्लिन होते हुए जापान पहुँचे। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्रता हेतु अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देने की शपथ ली। अगस्त 1945 में जब वे हवाई यात्रा कर रहे थे, फार्मूसा के पास उनके वायुयान में आग लगी और उनकी मृत्यु हो गई, किंतु कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। बच्चों, अब हम मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक अमिट दरार डालने का कुटिलतापूर्ण एवं योजनाबद्ध प्रयास आरंभ किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा।
मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था। ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और एक स्मृति पत्र प्रस्तुत कर कुछ मांगे रखी। मांगों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों में मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। अंततः लॉर्ड मिंटो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक बना। अंग्रेजों के प्रेशर से कट्टरवादी मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने 1907 के लखनऊ अधिवेशन में लीग के संविधान को भी लागू किया। सांप्रदायिक राजनीति का विकास कैसे हुआ बच्चों देश में, देखें हम। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद सांप्रदायिक एकता का आधार समाप्त हो गया। 1922 से 1927 के बीच कई सांप्रदायिक दंगे हुए। मार्च 1927 में कांग्रेस व लीग के नेता हिंदू मुस्लिम एकता पर विचार मंथन करने एकत्रित हुए। इस बैठक में लीग में फूट पड़ गई और नाराज लीग के नेता जिन्ना लंदन चले गए। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता के निधन के कारण जिन्ना पुनः भारत आए और मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाला। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट प्रकाशित कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा धक्का लगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, जबकि मुस्लिम लीग की हालत बहुत खराब हुई। चुनाव के बाद कांग्रेस और लीग के बीच संबंधों में कटुता आ गई। जब 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। कांग्रेस चाहती थी कि पहले ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य और भारत की स्वाधीनता पर अपने विचारों को स्पष्ट करे। जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इधर इस घटना से प्रसन्न जिन्ना आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु यह धीरे धीरे विकसित हुआ। पूर्व में राष्ट्रवादी मुसलमान रहे मोहम्मद जिन्ना भी अंततः सांप्रदायिक बन गए और अक्टूबर 1938 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने आग में घी का काम करते हुए पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहित किया और इस तरह अंततः भारत विभाजन पर कांग्रेस को आम सहमति बनानी पड़ी। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था बच्चों, देखें। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, युद्ध के मोर्चों पर मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होना तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। क्रिप्स के प्रस्ताव कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सके, क्योंकि इसमें युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई थी, जबकि कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज की थी। इसके बाद लॉर्ड वावेल अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वावेल भारत के वैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। वावेल ने जो योजना प्रस्तुत की उस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। सम्मेलन लीग की असहयोग के कारण असफल हुआ। इसकी असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति की ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। इस स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। योजना के 2 मुख्य भाग थे। अंतरिम सरकार की स्थापना की तत्कालिक योजना
तथा संविधान निर्माण की दीर्घकालीन योजना। 6 अगस्त 1946 को वाइसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिए अनुरोध किया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार ने शपथ ली। सरकार को सुचारू रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्यों में अवरोध डालने की नियत से अंतरिम सरकार ने स्वीकार किया। इससे वातावरण खराब हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास किए, परंतु लीग की दबाव नीति के कारण समझौता नहीं हो सका। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता की योजना को मूर्त रूप देने के लिए माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने क्या योजना भारत के समक्ष रखी उसको देखिए। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड बॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था, जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार के समक्ष विवश होकर कांग्रेस को भारत विभाजन की सहमति देना पड़ी। माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किए जाने तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने संबंधी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। माउंटबेटन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी भारतीय जनता के सामने आया। माउंटबेटन की योजना अनुसार अंग्रेज सरकार ने हस्तांतरण की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान थे। पहला, भारत को 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में बांटना था। गवर्नर जनरल ने 15 अगस्त 1947 को भारत का दायित्व भारतीय नेताओं को सौंपा जाना तय किया। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेंगे। तीसरा, दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई। चौथा, दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। जब तक दोनों राज्य नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होना था। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा कोई भी कानून भारत पर लागू नहीं होना था। भारत की स्वतंत्रता एक नए युग के आरंभ का सूचक थी। भारतीयों को अपना भाग्य स्वयं निर्माण करना था। 14-15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक भाग के रूप में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन नवीन भारतीय अधिराज्य के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। विभाजन प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 कमीशनों ने पंजाब और बंगाल के बंटवारे का कार्य 30 जून 1947 को आरंभ किया। 18 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने बंगाल तथा पंजाब के विभाजन पर अपना निर्णय दिया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिलहट, बलूचिस्तान तथा सिंध ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। इसके बाद बच्चों 15 अगस्त 1947 के पूर्व तक हैदराबाद, भोपाल तथा कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों के नरेशों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति दे दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल तथा कश्मीर ने कुछ परेशानियां खड़ी की। जूनागढ़ की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, परंतु रियासत का नवाब तैयार नहीं था, किंतु जनता के आंदोलन करने पर वह विवश हो गया। इस प्रकार जूनागढ़ भारत संघ में सम्मिलित हो गया। हैदराबाद का निजाम भी भारतीय संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था, अतः उसके साथ सख्ती बरती गई। हैदराबाद की सेना तथा रजाकारों को समर्पण करना पड़ा और भारत सरकार ने हैदराबाद का शासन अपने हाथ में ले लिया। नवाब की हठधर्मिता के कारण भोपाल रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण वर्ष 1949 में हो सका। कश्मीर के महाराजा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, परंतु जब कश्मीर रियासत पर कबाइलियों ने आक्रमण किया, तब महाराज ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में प्रवेश का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब महाराज ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजकर
कबायलियों से कश्मीर की रक्षा की प्रार्थना की। अतः भारत सरकार ने कश्मीर में सेना भेजी। इसी समय महाराज ने एक अस्थायी संकटकालीन शासन की स्थापना कर शेख अब्दुल्ला को उसका प्रधानमंत्री बनाया। आज़ाद कश्मीर नामक एक संगठन नई सरकार के विरोध में था। पाकिस्तान की सहानुभूति इसके प्रति थी। पाकिस्तान ने कबायलियों को पूर्ण समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया। इस मामले को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। उसके प्रयत्नों से जनवरी 1949 में युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान के प्रभाव में कश्मीर का 1/3 भाग तथा भारत के प्रभाव में 2/3 भाग रह गया। अंत में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संघ के साथ रियासत के विलय को स्वीकार किया। बच्चों, अब पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।